हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में रेस्पिरेशन के संबंध में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने ह्यूमन डाइजेशन को पढ़ा था, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आपका ये नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन है, तो इसको ध्यान से सीखना है। देखिए, रेस्पिरेशन होता क्या है। वास्तव में रेस्पिरेशन को हिंदी में आप श्वसन बोलते हैं, और श्वसन शब्द जब आता होगा तो आपने कॉमनली आपके मस्तिष्क में विचार आते होंगे कि श्वसन का अर्थ होता है इन्वायरमेंट की सांस को अंदर लेना और फिर बाद में उसे बाहर निकालना। ठीक, तो एक तरीके से आपके फिजिकल प्रोसेस आपके दिमाग में आती होगी, लेकिन वास्तव में अगर इसे हम कहें तो ये ब्रीथिंग है, यानी श्वसन की एक केवल प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन का एक केवल स्टेप है, वास्तविक ये श्वसन नहीं है। श्वसन का जो वास्तविक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी जो भोजन का अणु है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अन्य किसी भी प्रकार से एनर्जी में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, एनर्जी में चेंज होने की जो प्रोसेस है, इसे ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको रेस्पिरेशन समझना है ध्यान से। रेस्पिरेशन क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फूड पार्टिकल, भाई मान लीजिए कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, वो फूड को फीड करता है और फिर ये फूड जो है वो बॉडी के अंदर एनर्जी में चेंज नहीं होता है, तो फिर इस फूड फीडिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या समझना है कि एक फूड पार्टिकल का एनर्जी में चेंज होना जो होता है, इसी को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल कैसे एनर्जी में परिवर्तित होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं एनर्जी में परिवर्तित होने के, अगर उन तरीकों को हम ध्यान से समझ लेते हैं एक साइंटिफिक तरीके से, तो समझ लीजिए अपने रेस्पिरेशन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लिया। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से अगर एनर्जी में परिवर्तित होने वाले अणु या भोजन की बात करें तो वो ग्लूकोज ही सामान्यतः होता है। ग्लूकोज जो होता है इसका फॉर्मूला C6H12O6 है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। ये एनर्जी में परिवर्तित होता है, तो इसके परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है इसी को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक जीव की एक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, देखिए 9th क्लास में आपने सेल को पढ़ा होगा। सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, या स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर हमें एक सेल को इसको देखकर सेल महसूस करनी है हमें, कि मान लीजिए ये आपकी सेल है, तो सेल में एक लिक्विड पड़ा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम बच्चे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी अगर भोजन का कण है, भोजन का अणु है, तो ये एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले रेस्पिरेशन में इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है। उस ग्लाइकोलिसिस के बाद में ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये एक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसे हम पायरुविक एसिड बोलते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी निकलती है। एनर्जी देखा जाए तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल एनर्जी में निकलते हैं। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ऊर्जा का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था बहुविकल्पी में कि ग्लूकोज के फर्स्ट स्टेप में कितनी एनर्जी, ग्लूकोज के एनर्जी चेंज होने का जो क्रम है उसमें जो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो आप लिखेंगे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल निकलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये पायरुविक एसिड में जब चेंज हो जाता है, तब ये 3 तरीकों से एनर्जी में परिवर्तित हो सकता है। आगे और ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करने के लिए यह 3 तरीके अपना सकता है। नॉर्मली ये कौन कौन से, नॉर्मली अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या करता है, ह्यूमन में कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अतिरिक्त एक और ऑर्गन पाया जाता है, अंग पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन है और इसके अंदर कुछ अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इसके अंदर ग्लूकोज का अणु क्या करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके
यानी ये पायरुविक एसिड जो बन चुका है, ये बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन का उपयोग करके ये कार्बन और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी में चेंज हो जाता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम कभी कभी ऐसा होता है जैसे ह्यूमन मान लो बहुत ज़्यादा जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप एक दिन जिम गए और जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगे, तो उस समय आपके हाथ को एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और इतनी ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है और एनर्जी में पूरी तरीके से ग्लूकोज पायरुविक एसिड नहीं चेंज हो पा रहा है, तो वहाँ पे कभी कभी जो हमारी सेल है वो एक अलग तरीके का रेस्पिरेशन करने लगती है, यानी इनसफिशियंट ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस होती है तो वहाँ पे मसल्स में एक अलग तरीके का रेस्पिरेशन होने लगता है जिसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलने लगती है। लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी निकलने लगती है, तो एनर्जी इससे कम मात्रा में निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से वहाँ पे एक तरीके का रेस्पिरेशन होने लगता है जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप एक तरीके से कह दें कि इनसफिशियंट ऑक्सीजन की मात्रा में ये रेस्पिरेशन होने लगता है, एनर्जी कम मात्रा में यहाँ पे निकलती है और लैक्टिक एसिड बन के आपकी मसल्स में जमा होने लगता है, जिससे आप अगले दिन दर्द का अनुभव कहते हैं। गर्म पानी या और भी गर्म चीज़ से सेकने से ये लैक्टिक एसिड वहाँ से रिलीज हो जाता है, जिससे पेन में थोड़ा सा आराम मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से फूड मॉलिक्यूल को एनर्जी में परिवर्तित होने में ही एक क्रम है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती है। अच्छा, अन्य अगर हम बात करें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी पायरुविक एसिड बनने के बाद में रेस्पिरेशन हो सकता है, तो उसमें क्या क्या बनता है, तो उसमें बच्चे एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। यहाँ पे एनर्जी बहुत कम मात्रा में बनती है। देखिए, जो शराब बनाई जाती है तो शराब बनाते समय क्या किया जाता है, वहाँ भी एक तरीके से ग्लूकोज को या पायरुविक एसिड को एनर्जी में चेंज किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, जिसमें एल्कोहल यानी एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बच्चे क्या है, ये इसका एक्चुअली फॉर्मूला देखा जाए तो CH3CH2OH यानी एल्कोहल ही इसका फॉर्मूला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन तीन तरीके से हो सकता है, तो इसी बेसिस पे रेस्पिरेशन के दो टाइप मेनली बनाए गए हैं। देखिए, अगर आप इन दोनों को देखें तो लगभग ये आ जाते हैं ऑक्सीजन के इम प्रेजेंस में आ जाते हैं और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो आगे देख लीजिए। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनेगी। लगभग 38 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के बाद बनते हैं और बाकी 38 एटीपी लगभग इसमें बनते हैं। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन का ये एक टाइप है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसके बाद में जो अभी हमने बात किया था कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में होना है रेस्पिरेशन, तो उसमें क्या होता है, ये नॉर्मली ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म करता है, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें लैक्टिक एसिड या अल्कोहल वगैरह बन जाते हैं, तो इसे हम बच्चे एनेरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी इसमें भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं ऊर्जा में परिवर्तित होना है, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है यानी कोशिका द्रव्य में होता है, अभी कोशा द्रव्य जो आपको पहले बताया गया था उसमें होता है। इसका जो अंतिम उत्पाद है वो अल्कोहल या लैक्टिक एसिड वगैरह बनते हैं और इसमें कम मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो देखिए, आपने शायद इस कंटेंट से रेस्पिरेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, आपको मैं ये बताए दे रहा हूँ कि एग्जाम में आप कैसे, अगर रेस्पिरेशन पूछ लिया गया तो आप लिखेंगे। तो सिंपल सा आप रेस्पिरेशन को लिखेंगे कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड द फूड चेंज इनटू द एनर्जी। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तो दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज हैपेंस या हमेशा होता है इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट ऑलवेज हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज
produced या high amount of energy is released and the by-product is always produced like CO2 and H2O यानी वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरोबिक रेस्पिरेशन हेडिंग डाल के उसके संबंध में लगभग 5 से 6 लाइन लिख देंगे। और एनेरोबिक रेस्पिरेशन जब आप दूसरा टाइप लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, मानव की बजाय अन्य ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, और एल्कोहल प्रोडक्शन और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए ये मेनली एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ऑल ओवर आपने रेस्पिरेशन समझा और इसमें आपने ये देखा कि रेस्पिरेशन का सिंपल सा अर्थ होता है किसी भी फूड मॉलिक्यूल का एनर्जी में चेंज होना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ध्यान से सीखेंगे। बच्चे आप इसी तरीके से पर डे एक एक टॉपिक हमारे साथ में सीक्वेंस से आप सीख ले जाएं, धीरे धीरे करके लगभग आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और आप बच्चे एक बेहतर कंटेंट बना पाएंगे अपने हाई स्कूल लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, या अन्य भी चैप्टर फर्दर आपके इसी सीरीज में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। अगर आपको हिंदी इंग्लिश माध्यम से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, भाषा शैली में कोई अंतर लग रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए हर तरीके की व्यवस्था की जाएगी। बस ज़रूरी ये है कि आप हमारे साथ में एक एक टॉपिक को ऐसे समझते चले जाएं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए पर्सनली आप हमसे कांटेक्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ओके, थैंक यू बच्चे, हैव अ गुड डे।